हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रोजाना आप लोगों की क्लास सीयूईटी 2024 की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज का जो क्लास 12th का एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आया है उसे भी आज हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लास 12th के बाद आप लोगों को सीयूईटी का एग्जाम देना होगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बार क्लास 12th में भी 95% से अधिक अंक लेकर आए। उसके बाद 100% मार्क्स हम लोग सीयूईटी 2024 में आप लोगों को दिलाई देंगे। कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं रोजाना मुझसे। अब प्यारे बच्चों, आप सभी का रोजाना की तरह, हमेशा की तरह स्वागत करने के लिए आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र सर हाजिर हो चुके हैं। जल्दी से आप सभी भी एक बार सेशन से जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद में आप सभी सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी संख्या ये होगी लाइव की, उतने ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और वही जोश, जैसा स्टार्ट में जो जोश होता है वही अंत तक मेरे अंदर बना रहेगा। आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो, और अब की बार हम लोग, जैसा सर ने कहा था क्लास 12th में भी 95% अंक लाना है, तो ऐसा चाहते हैं। और ये मुहिम जो हमने स्टार्ट में ही शुरुआत कर दी थी कि अब की बार सीयूईटी 2024 में हमें 100% मार्क्स और क्लास 12th में हमें 95% मार्क्स से अधिक लाना है। इस मुहिम को पूरा करना है तो आप लोगों को ज़्यादा शेयर करना होगा। चलो हम लोग करते हैं अपना जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आया है, जो सीबीएसई ने अपनी साइट पर अपलोड किया है क्लास 12th के लिए। आज हम लोग उसे हल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात अवश्य ध्यान रखना, आपका जो पेपर होगा बेटा, वो आपका पेपर होगा दो भागों में, खंड ए और खंड ब। खंड ए होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा और खंड ब होगा बेटा, वह होगा आप लोगों का कैसा होगा, आप लोग बता सकते हैं मुझे। वो होगा प्यारे बच्चों आपका पेपर वर्णनात्मक, यानी कि राइटिंग लेटर होगा। अब मैं आपको बता दूं, इस पेपर के लिए आपको कुल कितने हावर्स मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे प्यारे बच्चों, जो वो अधिकतम अंक होगा वह होगा 80 अंकों का, 80 मार्क्स। अब मैंने कहा 2 पार्टों में डिवाइड होगा, तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो 40 मार्क्स के, यानी कि यह होगा आपका एमसीक्यूज और यह होगा आपका सब्जेक्टिव। कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा, यानी कि राइटिंग पेपर होगा, लिखने वाला पेपर होगा। अब आपको कोड तो पता ही होगा, 302 है अपना। और एक बात और ध्यान रखना, क्लास 12 में 2 हिंदियां चलती, जैसे हमारे ऑप्शनल और एक कहते हैं ना, ऑप्शनल और एक कंपलसरी, ऐसे ही कोर इलेक्टिव चलती हैं, जो इलेक्टिव ऑप्शनल के अंतर्गत मानी जाती है। तो ये कोर है बेटा, आधार है, जो क्या है, कोर है, उसका सैंपल पेपर हम लोग हल कर रहे हैं, एडिशनल पेपर। ठीक है, अब मैंने बता दिया है आप लोगों का, आपका जो पेपर होगा 2 खंडों में होगा। खंड ए होगा, खंड ब होगा। खंड ए होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा और खंड ब होगा आपका वर्णनात्मक पेपर होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहले खंड ए में 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 40 का होगा। हम लोग कह सकते हैं कि एक सवाल 1 नंबर का होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सॉरी, ये वस्तुनिष्ठ को हटा देना, यहाँ पे इसको यहाँ पे हटा देना इसको। ठीक है, ये बहुविकल्पीय होगा, ये वस्तुनिष्ठ वहाँ जाएगा, वर्णनात्मक वस्तुपरक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो जो वस्तुनिष्ठ होगा ना, जो एमसीक्यूज होगा हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, प्रत्येक सवाल हमारा 1 नंबर होगा प्यारे बच्चों। टोटल सवाल कितने होंगे? 40। पिछली बार ये अलग था, पिछली बार 48 सवाल थे, 48 में हमें 40 करने पड़ रहे थे, लेकिन अब की बार 40 में से 40 हमें करना होगा, कोई भी सवाल हमें छोड़ना नहीं है। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें कुल 8 प्रश्न होंगे, और दोनों पार्टों की बात करें तो दोनों पार्टों में कुल 14 प्रश्न होंगे, यानी कि ये जो 40 है ना, ये 6 क्वेश्चन के अंतर्गत डिवाइड होंगे। जैसे पहला गद्यांश होगा, उससे संबंधित 10 सवाल होंगे, फिर पद्यांश होगा, उससे संबंधित 5 सवाल होंगे। इस प्रकार से पेपर आपका डिवाइड किया गया है। अब कुछ में क्या होता है, अथवा दिए हुए होते हैं विकल्प, तो अथवा में आपको पता ही, दोनों में से कोई एक करना है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। अब कुछ बच्चों को तो क्या होता है, कुछ को तो यही नहीं पता होता कि हम लोग पेपर को हल किस प्रकार से करेंगे। प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सवाल का आंसर दे रहे हैं तो पहले आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्ट आंसर ऐसे कर दो, एक आंसर दे दो, नहीं बेटा, क्वेश्चन क्रमांक 1 फिर आंसर क्रमांक 1, यानी कि पहले लाइन में ये, दूसरे लाइन में ये, फिर आपका आंसर यहां से स्टार्ट होना चाहिए।
ठीक है, तो पहला सवाल आपका क्या है, एक गद्यांश आ रहा है, अपठित गद्यांश। अब ध्यान से सुनना, चाहे तो अपठित गद्यांश हो चाहे अपठित पद्यांश हो, सवाल करने का बहुत ही अच्छा एक कारगर तरीका होता है, वो क्या होता है सुनो। अब आपके पास क्या होगा, आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, ध्यान सुनना, कैसा होगा बेटा, ऑफलाइन होगा। अब आपको क्या करना है, पहला काम है आपको जितने भी सवाल है ना, जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको रीड करना है। क्या करना है, उनको रीड करना है, पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, विद ऑप्शन पढ़ना है। यदि किसी भी गद्यांश और पद्यांश में आप 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका होता है सभी सवालों को ऑप्शन सहित पढ़ डालो आराम आराम से। फिर दूसरा जो काम है वो आपको करना है, जो गद्यांश दिया हुआ है उसको रीड करना है। तीसरा काम क्या है, रीड करते समय जब आपने जो सवाल पढ़े थे विद ऑप्शंस, अब उसमें जो सो शब्द आपको याद आ रहे हैं पढ़ते समय उनको अंडरलाइन करते जाना, ऐसे 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 अंडरलाइन करते जाना, बस यही करना है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप सही दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूं इसको पढ़ो जल्दी से, जैसे ही पढ़ लो तो मुझे बता देना, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से पढ़ो इसे, बता देना मुझे, यस या नो में आंसर दे देना, फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, पढ़ डालो जल्दी से। पढ़ लिया, नेक्स्ट इसको पढ़ो। हाँ, ये लाइन और ध्यान रखना, अंडरलाइन जो कर रखा है, एक व्यक्ति यदि 1000 रुपए कमाता है और कुछ नहीं बचाता तो सही अर्थों में कुछ भी नहीं कमाता। इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना। किसी भी गद्यांश पद्यांश में ऐसे अंडरलाइन किया होता है ना, उस लाइन से उस पंक्ति से सवाल अवश्य आता है, लेकिन वो होता है आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, सीधा सीधा आंसर नहीं आता उसका, आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करेगा। देखते हैं हमें यहाँ कौन सा सवाल आ रहा है इससे संबंधित। पढ़ो जल्दी से, पढ़ लिया। अब देखो यहाँ तो मैंने सवाल आपको क्यों नहीं पढ़वाया, क्योंकि पहले सवाल का आंसर दूसरे स्लाइड में, दूसरे का आंसर तीसरे स्लाइड में, ऐसे आंसर दिया होता। वहाँ तो ऑफलाइन होगा, आपका पेपर होगा हाथ में, तो आपको कर सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है, आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे, आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे, उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द रिक्त स्थान के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। यानी कि आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते हुए जाएंगे, चमकाते हुए शब्द का अर्थ बताना है, प्रकाशमान वस्तु को और अधिक प्रकाशित करने, अपने विवेक को दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करने, भाग्य को अपने अनुकूल बनाने, अभिमान में बढ़ोतरी करने। तो ध्यान रखना, चमकाने का मतलब क्या है, आप स्वयं को जितने ज्ञान से, यानी दिन प्रतिदिन हमें अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि को क्या करना है, बढ़ोतरी करना है। और यह दो ही कारणों से होती है। पहला कारण क्या होता है, सुनो ध्यान से, लाइफ के लिए है ये। पहला काम है आपको जो भी पढ़ो वो ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी के साथ में धैर्य शब्द जोड़ देना, क्योंकि धैर्य जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। दूसरा, कभी भी किसी का बुरा मत सोचना। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन से आपने किसी का बुरा करना नहीं है, सोचना, यही बहुत बड़ी बात है। जिस दिन से आपने किसी का बुरा सोचना स्टार्ट कर दिया ना, उसी दिन से आपका पतन, आपका गलत काम होना, आपके साथ गलत कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये दो चीजें जिस व्यक्ति ने अपना ली अपने लाइफ में, कभी भी अपनी तरफ से किसी का दिल मत दुखाना, बस अपनी तरफ से अपनी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर वो चाहे परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है लाइफ में। ये दोनों चीजें यदि आपके पास हैं तो प्यारे बच्चों, आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाओगे। चलो, और ये पूरा गद्यांश आपके ऊपर ही है, ये भी ध्यान रखना। गद्यांश के आधार पर शक्ति संचयन का सटीक अर्थ बताना है। शक्ति को इकट्ठा करना है, शक्ति को संचयन करना, इकट्ठा करना, लगातार प्रयास करते रहना, संकटों के पीछे ढकेलते रहना, निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करना, परिणाम के बारे में विचार करके कर्म करना। देखो, लगातार प्रयास करते रहना भी होना चाहिए, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं, अब इसका मतलब होता है निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करते रहना चाहिए, वो होता है शक्ति संचयन। निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करते रहना चाहिए। गद्यांश में रेखांकित पंक्ति उस व्यक्ति के रिक्त स्थान को व्यक्त करती है, यानी जो पंक्ति आई थी ना, वो आपको बताना है दुष्चरित्र, आलस्य, ज्ञानाभाव या अड़ियलपन। अब देखना वो पंक्ति क्या है।
एक व्यक्ति यदि 1000 रुपये कमाता है और कुछ नहीं बचाता तो सही अर्थों में कुछ नहीं कमाता, यानी एक व्यक्ति 1000 रुपये कमाए और अंत में उसके बाद कुछ ना बचे उस दिन, इसका मतलब क्या है? किसकी कमी है? उसे दुष्चरित्र की, बुरा व्यवहार है, बुरा चरित्र उसका, या आलस्य है उसमें, या ज्ञान का अभाव है, या अड़ियलपन। सीधा सा बात है, उसके पास ज्ञान का अभाव है, इसका टुकड़ा कर दो, ज्ञान धन अभाव, यानी ज्ञान का अभाव है, सीधी सी बात है, यह ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट, गद्यांश के आधार पर गलत कथन चाटना है, मतलब क्या है? निम्न में 3 पंक्तियां तो गद्यांश की है, एक गद्यांश की नहीं है। फौजी युद्ध आने पर ही तैयारी नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, यही आंसर होगा इसका। देखो, संचित शक्ति विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, बात तो सही है। अक्सर लोग सफलता का मूल्य नहीं चुकाना चाहते, बात ये भी सही है। एक तो सवाल भी आएगा इससे संबंधित, देखना। कुछ युवक निरंतर प्रयास नहीं करने से छोटे पद पर बने रहते हैं, बात तो सही है। एक नौकरी मिल गई, छोटी सी 3rd ग्रेड मिल गई, मान लो पहले से 8वीं तक पढ़ाने की नौकरी मिल गई, तो फिर वो आगे तैयारी नहीं करते, तो वो वहीं रुक जाते हैं, ये गलत है। यहाँ पे गद्यांश में संचित शक्ति को पूंजी कहा गया है। उपयुक्त वाक्य में रेखांक शब्द की ओर एक संकेत करता है। पूंजी क्या है यहाँ पे? औद्योगिक पूंजी, साहित्य में उपलब्ध पूंजी, आर्थिक लाभ से अर्जित पूंजी, प्रचुर सामर्थ्य के विकास की पूंजी। यानी संचित शक्ति को पूंजी कहा गया है, मतलब क्या है कि आपके पास जो कुछ है उसको विकास की पूंजी के रूप में बताया गया है। यानी कि प्रचुर सामर्थ्य विकास की पूंजी को, पूंजी जो होती है उसे, शक्ति को क्या कहा गया? पूंजी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, कहा गया है। शायद वे अपने अंगों के विकास के बारे में नहीं सोचते, शायद वे अपने आगे के विकास के बारे में नहीं सोचते। कथन क्या कहता है? दूरदृष्टि की कमी से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। क्या है? विषम परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य विकसित नहीं हो पाता। गद्यांश की पंक्ति के आधार पर उपयुक्त कथनों के लिए सही उत्तर का विकल्प करें। इसका मतलब हो गया कि दूरदृष्टि कमी से विकास का मार्ग अवरुद्ध, बात तो सही है। विषम परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य विकसित नहीं, बात तो सही है। यानी दोनों सही है, ठीक है। यानी कि ख भी सही है और ख है ना, उसका सही परिणाम है, दोनों सही है बेटा। ये गद्यांश के अनुसार बताना, आप लोग अपने अनुसार नहीं बताना है, ध्यान रखना। मैंने इस गद्यांश को कम से कम, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, 2 बार पढ़ा आराम से। पहले सवालों को पढ़ा, फिर गद्यांश को पढ़ा। मुझे किसी भी सवाल को आंसर देने में दिक्कत नहीं आई, तो उम्मीद करता हूँ जैसा मैंने समझाया वैसा ही आप करोगे तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। नेक्स्ट है, असली कमाई तो उसकी बचत है। लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि विकट परिस्थितियों में संचित पूंजी ही काम आती है, बात तो सही है, यही सही है। यानी विकट परिस्थितियों में संचित पूंजी ही काम में आती है, यानी कि असली कमाई तो उसकी बचत है। यानी जब तक वो बचत नहीं करेगा तो उसकी विषम परिस्थितियों में क्या काम आएगा? उसकी पूंजी ही उसे काम में आने वाली है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का मूल भाव आपकी पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से मेल खाता है? यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी चैप्टर हैं, सीरीज का फूल है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज है, काले मेघा पानी दे है, बाजार दर्शन है, आत्म परिचय है, उनमें से किस पाठ से मेल खाता है? तो किससे खाता है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये ध्यान रखना, क्योंकि व्यक्ति के बारे में बताना, आपके भविष्य के बारे में बताया गया इसमें, कि आपको भविष्य में किस प्रकार सोच के कदम रखना है आप लोगों के लिए। आज आपके द्वारा किया गया अध्ययन कभी भी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है, बात तो सही है। आज यदि आप अच्छे से मेहनत कर लोगे और सीयूटी की अच्छे से मेहनत कर लोगे, आपका भविष्य बहुत ही सिक्योर हो जाएगा। वही बात यहाँ है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि लेखक द्वारा बताई गई परिस्थितियां के आधार पर है। यानी कि हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं? संभावना कर सकते हैं। यदि आज हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे संभावना है कि, उम्मीद है कि हम एक अच्छे नागरिक बने देश के, ये ध्यान रखना। फिर है, वे सफलता का मूल्य चुकाए बिना सफलता के शिखरों तक पहुंचना चाहते हैं। वे सफलता का मूल्य चुकाए बिना सफलता के शिखरों तक, मतलब बिना मेहनत किए सफलता प्राप्त करना, बिना मेहनत किए उन्नति पाना, यही सही है। धन देकर सफलता खरीदना नहीं, अत्यधिक परिश्रम से प्रगति पाना नहीं, असफल होकर ठोकर से नहीं, यह है बिना मेहनत किए उन्नति पाना, यही है। मैंने कहा था ना, ये पंक्ति एक सवाल पूछा जाएगा, बिना मेहनत के प्रगति यानी कि उन्नति प्राप्त करना। अब ये पद्यांश से वही बात है, पहला सवाल, जितने भी क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे आप लोग? रीड करेंगे, और रीड भी कैसे करना है? विद ऑप्शन करना है।
ठीक है, ये कर लोगे। फिर आपको पद्यांश पढ़ना है। अब पद्यांश में क्या होता है कि सर वो तो सीधा सीधा गद्यांश था, वहां तो किसी शब्द का अर्थ ही पता नहीं हो तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, उसका भी कुछ कुछ शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, पहली बात तो अपठित जो गद्यांश पद्यांश देगा ना, हार्ड नहीं देगा वो, लगभग लगभग आपको 50 से 60 शब्दों का अर्थ पता होगा। और यहाँ जो पद्यांश दिया हुआ है ना, मुझे लगता है कि किसी बच्चे को कोई 5% शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा, बाई चांस कठिन आ जाता है। और मान लो आपको 30% शब्दों का अर्थ पता है, तो भी आप लोग सभी सवालों का आंसर दे सकते हो इसके अनुसार। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ डालो इसे। हाँ, जल्दी से पढ़ो। देखो गद्यांश पद्यांश सीधे सीधे नंबर मिलते हैं, उनमें आप लोगों को लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। नमन सागर को, नमन विस्पान की उज्जवल गाथा को, उज्जवल कथा को देवदानों पर नहीं समझे कभी मानव प्रथा। कहा इसने कि इसका गरल कोई अन्य पी ले, यानी जहर कोई पी ले। गरल क्या होता है, विस्पान। पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ज़्यादा लाइनें है ही नहीं। शंख कब फूंका सलब ने फूल झर जाते अबोले, मौन जलता। देखो मैं इसको समझा भी सकता था आपको एक एक शब्द का अर्थ, लेकिन वहाँ कौन समझाएगा तुम्हें, अपठित है, कौन समझाएगा वहाँ पे। मैंने कहा ना 30% शब्दों का अर्थ पता हुआ तो भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कहा ना मैंने, तो वही हाल यहाँ कर। अब देखो पहला सवाल क्या है, यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण, ये रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण, उपकरण मतलब क्या होता है, यानी आप किसी भी ईश्वर के प्रति आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कैसे करते हैं, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास या समर्पण की भावना या सुरक्षा की भावना या सुंदर बंधन। देखो आप अपने दिमाग से मत दौड़ना, आप गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। आप मत कहना कि अटूट विश्वास होता है, सुरक्षा की भावना हम लोग करते, नहीं, समर्पण की भावना से हम लोग पूजा करते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अश्रु स्वाति नक्षत्र में सीप में गिरकर बना मोती, पानी शीतल होता है पर आंसू पानी होकर भी शीतल नहीं। मनुष्य को देवताओं और दानवों को से श्रेष्ठ बताया गया है। धरती के त्याग और तपस्या की अनेक गाथाओं मूकवाणी में निहित हैं। कविता के आधार पर सही कथन पहचानिए। देखो अश्रु स्वाति नक्षत्र में सीप में गिरकर मोती नहीं है, पानी शीतल होता है पर आंसू पानी होकर भी शीतल नहीं, ये सही है, ये आया था गद्यांश में। मनुष्य को देवताओं और दानों में श्रेष्ठ नहीं बताया गया। धरती के त्याग और तपस्या की अनेकों, ये अनेकों गलत है, अनेक होना चाहिए यहाँ पे, अनेक गाथाएं मुकवाणी में नहीं थे, ये सही है, 2 और 3, यानी कि डी ऑप्शन 4 है, सॉरी 2 और 4 सही है। नेक्स्ट देख लो, 2 और 4 सही है ना। तो मैंने कहा ना, आप लोग यदि एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, अच्छे से एक बार और सवालों के साथ में, तो आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर सही दे सकते हैं। आंसू से उत्पन्न होने का भाव किस पंक्ति में आया, आंसू से उत्पन्न होने का भाव, शुभ्र मानस से छलक आए तरल ये ज्वाल मोती, सीधा सीधा दिया हुआ है। आंसू के उत्पन्न होने का भाव किस पंक्ति में, शुभ्र मानस के छलक आए तरल से, तरल ये ज्वाल मोती। नेक्स्ट है, अन्य का विष मांग कहता ये स्वजन तू और जी ले, मतलब ऐसा कौन इंसान होता है आपके परिवार में जो कहता है कि बेटा तू जी, मैं तेरा जहर मैं पी लूंगा, तो बड़ा बुजुर्ग होता है परिवार का। तो रोहन अपने भाई की संपत्ति हथियाने के लिए लालायित नहीं, सोनू के ग्रह कलेश से मुक्त होने के लिए परिवार का त्याग नहीं, परिवार का मुखिया सबकी बला स्वयं पर लेकर हंसते हंसते सहता है, वेरी गुड, ये सही है, परिवार का मुखिया सबकी बला स्वयं पर लेकर स्वयं हंसते हंसते उसे पी लेता है, यानी कि दूसरे का जहर पीना, दूसरे की समस्याओं को अपने सर पर ला देना, परिवार का मुखिया ही ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है, स्वयं को दृढ़ बनाने के लिए आंसुओं को औजार कहा गया है, नहीं कहा गया, औजार नहीं कहा गया। मनुष्य की तीव्र गति मानसिक पीड़ाओं के कारण यह जल मात्र न होकर ज्वाला बन गया, हाँ ये सही है, एक गलत है और एक सही है, दोनों सही है, नहीं, एक कारण और दोनों गलत, नहीं ये भी सही नहीं है, ए सही है किंतु कारण ये गलत है, ये सही है, यानी कि एक गलत है किंतु आर सही व्याख्या करता है, ये ध्यान रखना है, एक गलत किंतु आर सही व्याख्या, ठीक है। नेक्स्ट है, अब
आ रहे हैं 5 सवाल, एक सवाल 1 नंबर का है। देखो, निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बांग्लादेश 50,000 लोग बाढ़ में फंसे। उफनी नदी, तीस्ता नदी है, उफन चुकी है, बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है उसमें। ढाका बांग्लादेश में तीस्ता नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वही लगातार बारिश के कारण रंगपुर जिले के गंगचारा में निचले इलाकों में करीब 50,000 लोग बाढ़ में फंस गए हैं। तीस्ता के उफान पर होने से 30 गांव 2 से 3 फीट पानी में डूब गए हैं। सूचनात्मक ककार, ककार 6 होते हैं, आपको पता होगा, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, याद है? तो सूचनात्मक ककार कौन से होते? सूचनात्मक ककार क्या, कौन, कब और कहाँ। क्या, कौन, कब और कहाँ ये होते हैं। क्या भी है, कौन भी है, क्या, कैसे नहीं आता। कैसे और क्यों दोनों विवरणात्मक होते हैं, ये ध्यान रखना। स्थायित्व की कमी, लिखित भाषा का विस्तार, चिंतन और विश्लेषण का माध्यम। उपयुक्त में से मुद्रित माध्यम की विशेषता, मुद्रित माध्यम बताना है आप लोगों को, जिसे हम लोग देख करके आराम से पढ़ करके आराम से आंसर दे सकते हैं। तो स्थायित्व की कमी, लिखित भाषा का विस्तार, चिंतन और विश्लेषण। तो स्थायित्व की तो कमी होती नहीं है। ख और ग देख लो कहाँ है, क और ख, ख और ग, ये सही है। तो भाषा का विस्तार भी होता है, चिंतन विश्लेषण भी कर सकते हैं। स्थायित्व की कमी तो होती नहीं है। स्थायित्व की कमी कहाँ होती है भाई? वो सीधा आपके सामने स्थायित्व है, आपके पास है स्थायी रूप से। ख और ग। नेक्स्ट है, हाईवे से इंडिया टू थाईलैंड वाया म्यांमार 70% काम पूरा, मंत्री जी ने बताया, क्यों अटका है बाकी काम। स्रोत है, हाईवे से इंडिया टू थाईलैंड वाया म्यांमार 70% काम पूरा, जयशंकर ने बताया, क्यों अटका है बाकी काम। तो इसका मतलब क्या है? उपयुक्त समाचार लेखन का क्षेत्र पहचानिए। तो देश विदेश के बारे में बताया, थाईलैंड वाया म्यांमार के बारे में बताया जा रहा है। देश विदेश, अर्थ व्यापार पर नियम, फिल्म मनोरंजन भी नहीं है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी नहीं है, देशों के नाम आ रहे हैं, सीधी सी बात। अखबारों में किसी समस्या, घटना, मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करना, यानी किसी भी समाचार में अपनी राय प्रकट करना। कौन करता है? नाटक, व्यापार, संपादकीय, साक्षात्कार। तो काम किसका है? संपादक का ही है, अपनी राय प्रकट करना। टीवी समाचारों के चरणों में से ड्राई एंकर के बारे में कौन सा कथन सही है? ड्राई एंकर सीधा घटना तक पहुंचा देना, एंकर का दर्शकों तक सीधे घटना के बारे में बताना, सीधे बताया जाता है ड्राई एंकर के बारे में। एक गद्यांश है, आपको पता होगा, एक चैप्टर है हमारा, एक निबंध है जिसका नाम है बाजार दर्शन। एक निबंध है ये, और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, तो वहां से लिया गया। बिना पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको बाजार दर्शन 1 शॉट के अंतर्गत, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देखना एक बार चैप्टर को जाकर के, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। आप डालना यूट्यूब पर, या ह्यूमैनिटी CUET अड्डा 24 चैनल, वहाँ पे जाके देखना, या ऐसे लिखना बाजार दर्शन बाय राजेंद्र सर, पाठ का सार 1 शॉट, मैं आ जाऊँगा, उपस्थित हो जाऊँगा, और बहुत अच्छे समझा रखा है इसे। ठीक है, हाँ। देखो, पहला सवाल क्या है? बाजार में एक जादू है, उपयुक्त पंक्ति में रेखांक शब्द किस संदर्भ में है? जादू, जादू। बाजार में एक क्या है? आकर्षण है भाई। समृद्धि भी नहीं है, सफलता भी नहीं है, धन भावल्य भी नहीं, लेकिन बाजार का एक आकर्षण है जो आपको अपनी तरफ वो खींचता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं, मुझे देखो, देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखने का कोई पैसा नहीं लगता। तो उसमें क्या है? एक आकर्षण है, चकाचौंध है उसमें। बाजार की मर्यादा के माध्यम से लेखक उसकी रिक्त स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि बाजार की मर्यादा के माध्यम से लेखक उसी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सीमा, उन्नति, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान। उन्नति बाजार नहीं कर सकते, प्रतिष्ठा भी नहीं, स्वाभिमान नहीं, सीमा के बारे में, मर्यादा की दृष्टि से कहते हैं। सभी की सीमा होती है भाई, अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्या है? बाजार से बहुतायत में सामान खरीदने का मनोवैज्ञानिक कारण। बात तो सही है, बाजार से बहुतायत में सामान खरीदने का मनोवैज्ञानिक कारण होता है। बहुत ज़्यादा यदि बाजार सामान खरीदने एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। हम अपनी खरीदारी से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बात तो ये भी सही है, अपने पास जैसे कहते हैं मन खाली है और फिर बाजार जा रहे हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा है, फिर हम अनावश्यक चीज़ें खरीद लाते हैं। असंतोष, घृणा जैसे, ईर्ष्या जैसे भाव में हम लोग फंस जाते हैं। तो वही बात यहाँ है। तो सामान खरीदने का मनोवैज्ञानिक कारण है, और दूसरों को प्रभावित भी करना चाहते हैं हम लोग, दिखाने के लिए, दिखावटीपन जीने के लिए। तो दोनों सही है यहाँ पे। ए सही है, ये सही है, सी। ठीक है, दोनों सही है।
सही है ना। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश रिक्त स्थान संस्कृति को आधार बनाकर लिखा गया है। यानी कि ये जो गद्यांश है बाजार दर्शन में जो ये गद्यांश है ये चैप्टर क्यों लिखा गया है? उपयोगितावादी उपभोक्तावादी उपभोग करने वालों के लिए गया है। क्योंकि जब लेखक कहता है ना चैप्टर स्टार्ट होता है कि कहते तू तो कुछ लाने नहीं गया था इतना सारा सामान, वो कहता है कि इनकी ये है ना साथ मतलब पत्नी साथ में है, पत्नी भी साथ हो पर पावर पैसे की पावर तो आपके पास थी ना भाई, मनी बैंक। नेक्स्ट, मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। उपयुक्त वाक्य में लेखक कह रहा है कि निश्चित रिक्त स्थान के अभाव में अनावश्यक चीजों की खरीदारी। मतलब क्या है? कोई मतलब कहने का मतलब क्या है? मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। उपयुक्त वाक्य में लेखक कह रहा है कि निश्चित के अभाव में, किसके अभाव में? व्यवस्था, प्रयोजन, संसाधन, निश्चित प्रयोजन के अभाव में अनावश्यक चीजों की खरीदारी होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पता है कहां से लिया गया? कैमरे में बंद अपाहिज, याद है क्या? कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है बेटा, हाँ ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उससे और आप, ये दो शब्द ध्यान है, उससे पूछेंगे और आप क्या अपाहिज है, ये इन दो शब्दों को याद रखना, इससे बहुत सारे सवाल हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? साक्षात्कारकर्ता ऐसे प्रश्न पर उसके रिक्त स्थान होने का पता चलता है। ये इंटरव्यू वाला, जब इंटरव्यू लेने वाला एंकर जो होता है वह उनसे पूछता है, इंटरव्यू जो लेता है तो वो साक्षात्कार करता है अपंग व्यक्ति से, तो वह उसकी कैसी भावना होने की पता चलता है। यानी कि जो साक्षात्कार करता है ना अपंग व्यक्ति से सवाल, और अपंग से कैसे सवाल करता है? ये बेतुके, बिना तुक के, बेतुके सवाल, यानी बिना तुके जिसका कोई आंसर नहीं हो। तो यहाँ मीडिया, ये साक्षात्कार किसका है? इंसान, किसका आदमी है, मतलब किसका कर्मचारी? मीडिया का। मीडिया को कैसा बताया गया यहाँ पे? संवेदनहीन बताया गया ना। मीडिया का एक कारण है किसी की कमियों को अपने व्यापार का माध्यम बना लेना, ये ध्यान रखना। जल्दी बताइए वह दुख बताइए। उपयुक्त पंक्ति में साक्षात्कारकर्ता के रेखांक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? जल्दी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? साक्षात्कारदाता की वेदना को प्रबल करने के लिए, अपने मूल्यवान समय की बचत करने के लिए, पाठकों में सुनने की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। ये सही है। क्यों? क्योंकि वो कहता है ना कि जल्दी जल्दी बता तुम्हें दुख क्या है भाई, क्योंकि वो दर्शकों को भी उसके साथ रुलाना चाहता था। वो चाहता था कि सहानुभूति मिले और ये इसके दुख को अपना दुख समझे और ये भी रोने लग जाए। तो वो पाठकों को उत्सुकता बढ़ाने के लिए, उसकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कि यार ये बता क्यों नहीं रहा, जल्दी बता। अपन सोचते हैं ना ऐसा, कोई मूवी देखते हैं, कोई भी नाटक सीरियल देखते हैं तो ऐसा ही होता है ना, तो वही बात यहाँ की गई है। कविता में अपाहिज व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे रहा है, क्योंकि क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बेतुके सवाल थे, प्रश्नकर्ता उस पर हावी हो रहा था, उसे प्रश्न समझ में नहीं आ रहे थे, वह अपना दुख सबसे छिपाना चाहता था, उसे उत्तर देने के लिए अधिक समय चाहिए। यानी कि कविता में अपाहिज व्यक्ति को उत्तर क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि बेतुके सवाल कर रहा था, क्योंकि जो साक्षात्कार करता था वह उस पर क्या हो रहा था? हावी हो रहा था, ऐसे सवाल कर रहा था जिसका उसके पास कोई आंसर बेचारे के पास नहीं था। देखो आप लोग किसी सवाल में अटक रहे हैं क्या? बताओ मुझे ईमानदारी से। नहीं अटकेंगे यदि आप लोग मेहनत करेंगे अच्छे से। जितना मैंने पढ़ा है बस उतना भी पढ़ लेंगे ना आप लोग, तो भी काफी आप लोगों के लिए बेटा जी। नेक्स्ट है, दिव्यांग व्यक्ति कैमरे पर अपनी वेदना को व्यक्त करने में असमर्थ है। दिव्यांग व्यक्ति कैमरे पर अपनी वेदना को व्यक्त करने में असमर्थ है। प्रश्नकर्ता का व्यवहार दिव्यांग व्यक्ति के मन मस्तिष्क को पहले ही आहत कर देता। उपयुक्त कथन को बताना है। दोनों सही है बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द क्या कार्य करता है? जो वाक्यांश में रेखांकित शब्द था ना, उसने और आप, वो वाला, तो वो किसके लिए है? उसने और आप। उसने तो किसके लिए था? साक्षात्कार के लिए प्रयुक्त हुआ था। तीन देखो कहाँ है, ये रहा तीन, दो जगह है। फिर आ रहा है, पद्यांश से प्रयुक्त प्रश्नों का उद्देश्य संवेदनशीलता के अभाव को दर्शाना, दृश्य संचार द्वारा करुणा का, ये आएगा एक, ये रहा, ठीक है। एक मिनट रुकना, पद्यांश का अप्रत्यक्ष लक्ष्य, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, 3 1 2 है क्या? 3 1 2 सही है बेटा,
3 1 2, 3 1 2, ये सही है, डी ऑप्शन। देखो वापस से, जो उसने और आप दो शब्द दिए गए थे वो किस लिए थे? साक्षात्कारदाता के लिए प्रयुक्त था। पद्यांश से प्रयुक्त प्रश्नों का उद्देश्य कैसा था? संवेदनशीलता के अभाव को दर्शाना। प्रश्नों का उद्देश्य ये था संवेदनहीन, बताया गया था मीडिया वालों को। पद्यांश का अप्रत्यक्ष लक्ष्य दृश्य का संचार द्वारा करुणा का व्यवसाय प्रकट करना, यानी कि वो अपना दुख बता देता तो दर्शक भी उसके दुख को मान लेते और उसे दुखी कहाँ आता है? करुण रस कहाँ होता है? जहां शोक मनाया जाता है, जहां दुखी होता है इंसान, वहां पर। नेक्स्ट, पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार। पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि वितान, जिससे आपके 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? याद है वितान से? एक तो है सिल्वर वेडिंग, याद होगा उम्मीद करता हूं। एक है जूझ, एक है अतीत में दबे पांव। 3 है ना? यहां से सवाल है। सिल्वर वेडिंग कहानी किस विषय पर आधारित है? पारिवारिक भेदभाव, सामाजिक या पीढ़ी अंतर, वृद्धावस्था। देखो यहाँ पे वाई.डी. पंत, यशोधर बाबू पंत बुढ़ापे में आ चुका था। उसकी पत्नी आधुनिकता में मजबूरी कारण बदल चुकी थी आधुनिक में, और बच्चे अतिथि का मान सम्मान भी नहीं करते थे, बड़े बूढ़ा का आदर भी नहीं करते थे। तो वही बात यहाँ है, पीढ़ी अंतराल है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, यशोधर पंत की पत्नी को मातृ सुलभ मजबूरी रिक्तस्थान में बनना पड़ा। मातृ सुलभ, माता की, मैंने कि कहने का मतलब क्या है कि बच्चों के लिए। देखो भी, जब पति पत्नी होता है ना, जब पति पत्नी को बच्चा हो जाता है तो पत्नी ज़्यादा जीती है, अपने पति से ज़्यादा बच्चों के लिए जीती है। तो वही बात यहाँ है आधुनिक। मातृ सुलभ मजबूरी के कारण, माता अच्छी बनने के कारण। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है भी? मानवीय संवेदना को नहीं देती, आध्यात्मिकता, संयुक्त परिवार, भौतिकता, ये इसको देती है। उनको जो सामने जो दिखाई देता है ना, वही उन्हें अच्छा लगता है, बस दिखना चाहिए अच्छा, और चाहे बाहर में। नेक्स्ट है, कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। कक्षा में दंगा करना झूझ से आया है। उपयुक्त पंक्ति में लेखक के कैसे स्वभाव का पता चलता है? देखो, दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये शब्द है ना, यदि ये आप हो, देखो इसका अर्थ है स्वधन अनुशासन, धन इत प्रत्यय है। तो स्वयं अनुशासन में रहना। जिस दिन से आप ऐसा करने लगे, किसी भी जगह चले जाओ, स्वयं यदि अनुशासन में रहे ना, जैसे कहते हैं ना, आप भले तो जग भला, वो कहते हैं ना, वही यहाँ पे है। इंसान स्वयं अनुशासन में रहता है तो प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है, और प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक इंसान को अच्छा भी लगता है बेटा। ठीक है। कविता के प्रति आनंदा का झुकाव रिक्तस्थान कारण बढ़ा। यानी कविता के प्रति आनंदा का झुकाव कैसे बढ़ा? सोंदलेगर के कारण, मास्टर सोंदलेगर से प्रभावित होने के कारण। सोंदलेगर, सिंदलेगर नहीं है, सोंदलेकर के कारण। ठीक है, उन्हीं के कारण वो कविता लिखने लग गया था, पढ़ने लग गया था। तो जूझ कहानी का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? अध्ययनशील छात्र बनना चाहिए, मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। नाम में क्या है? जूझ, संघर्ष करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अब ये सब है ना, अब आपको कैसे लगेगा कि सर आंसर सीधे सीधे हैं? सीधे सीधे नहीं है ये, जितना मैंने पढ़ाया उतना आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12th पढ़ाया मैंने, CVT अड्डा 24 चैनल पर भी पढ़ाया है, CVT अड्डा 24 चैनल पर। और यदि वहां नहीं पढ़ रहे हो तो ह्यूमैनिटीज अड्डा 24 चैनल पर चले जाना, वहां प्रत्येक चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की अतीत में दबे पांव से आया। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना की थी। बात तो सही है। मोहनजोदड़ो सभ्यता को प्रकृति ने नहीं बल्कि मानवों ने कुशलता पूर्वक बसाया था। बात दोनों सही है, दोनों सही है बेटा। नेक्स्ट है, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। उपयुक्त पंक्ति में किस संदर्भ में प्रयोग किया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है कि कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। उपयुक्त पंक्ति को किस संदर्भ में प्रयोग किया गया? मानव सभ्यता द्वारा अपनी संस्कृति की रक्षा करना, खुदाई के माध्यम से पुरानी सभ्यता की चेतना को जानना,
प्रत्येक संस्कृति में कलाओं वास्तुकला का उत्कृष्ट प्रयोग होना, मानव व्यवहार विचारों का एक युग से दूसरे युग तक पहुंचना, चेतन अवचेतन। तो कलाओं का वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मानव सभ्यता का द्वारा अपनी संस्कृति की रक्षा करना, मानव व्यवहार विचारों एक युग से, ये सही है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देख लो बेटा, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो चाहे पढ़ो कम ही बेटा, पर अच्छे से पढ़ो उसे। कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो ना आप, अतीत में दबे पाऊँ लिखना, अतीत में दबे पाऊँ बाय राजेंद्र सर, मैं आ जाऊँगा। या ह्यूमैनिटीज अड्डा 24 चैनल पे जाना, वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, बहुत ही गजब तरीके से। एक बार वहाँ पे चले जाके देख लेना। लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता किसके कारण से कहा? आधुनिक अवशेष नहीं मिलने से, आडंबर रहित अवशेष मिलने, धार्मिक चिन्ह नहीं मिलने, कुएं की संस्कृति मिलने। तो आडंबर रहित अवशेष मिलने, मतलब आडंबर रहित ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे लो प्रोफाइल कहा। एंड आडंबर रहित अवशेष मिलने के कारण ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की कौन सी विशेषता अनूठी मिसाल है? नगर नियोजन, अनूठी मिसाल नगर नियोजन है मोहनजोदड़ो की। तो ठीक है, अब देखो ये थे, अब तक तो हमने पढ़ा ना, ये यहां तक हमने जो पढ़ा है वो एमसीक्यूज, यानी जो 40 सवाल थे ना 40 नंबरों के, यहां से हमें एक भी नंबर नहीं कटवाना है किसी भी प्रकार से। देखो मैंने कैसे पढ़ा है, कोई भी चैप्टर है उसका मैंने सारांश लिखा है, उस सारांश को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। और फिर मैंने उसका एमसीक्यूज और डेस्क्रिप्टिव सवाल भी मैंने पढ़ाया प्रत्येक चैप्टर का। क्या तो वहां से ही सवाल पूछा जाए, आ जाए, नहीं भी आ रहा है ना तो सारांश अवश्य पढ़ना है। मैंने प्रत्येक चीज को अच्छे समझ करके कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको अवश्य देखना है, जिसे मैंने येलो कलर्स में मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो अवश्य पढ़ना है आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर का। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग डेस्क्रिप्टिव। तो एक है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, एक चैप्टर है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको कोई एक करना है ऐसे, और एक 6 नंबर का होगा। लेकिन इनका आंसर देने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? पहले विषय वस्तु लिखना है, विषय की केंद्रीयता, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मौलिकता, मौलिक शब्दों का प्रयोग करना है, तो उसका 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को, और इसका भी 1 नंबर मिलेगा। फिर सीमित शब्दों का ही आपको संयोजित करना है, शब्द सीमा का पालन करना है, मापदंड के लिए पूरे अंक देना होगा, पूरी अपेक्षाएं। यदि थोड़ी अपेक्षाएं कम है तो उसको आधा नंबर देना होगा, और बिल्कुल नहीं सही कर रखा है तो बिल्कुल 0 नंबर देना है। फिर आपकी प्रस्तुति है, उसमें भी क्रमबद्धता होनी चाहिए, भूमिका निष्कर्ष का होना चाहिए। सभी पूरे करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी CUET अड्डा 24 चैनल पर। वाक्य व्याकरण की शुद्धता के कारण आप किसी मीनिंग को गलत कर देते हैं तो एक अशुद्धि के आधे नंबर करते हैं, तो आधा आधा 1 नंबर हो गया, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। हमें 6 में 6 नंबर प्राप्त करना है। और एक मैंने अपरिचित विषयों पर लेखन है ना, कम से कम 3 लेखन भी मैंने उसमें समझा रखा है, आप लोग वहाँ देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा कैसे लिखना कैसे नहीं। लेकिन लिखना ऐसे ही है, विषय वस्तु होनी चाहिए, उसमें विषय की केंद्रितता, जिस पर आप लिख रहे हैं केवल उसी विषय से संबंधित शब्द होने चाहिए, और वही उसी में मौलिकता भी होनी चाहिए, मौलिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सीमित शब्दों का प्रयोग करना है, और शब्द नियोजन का भी आप शब्द सीमा या शब्द नियोजन का पालन आपको करना है। और साथ में उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन, एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, या एक लाइन दूसरी लाइन से संबंध रखती हुई होनी चाहिए, और उसकी भूमिका निष्कर्ष भी होना चाहिए। और ये तो व्याकरण तो आपको समझना ही है, व्याकरण चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग और शब्द शुद्धि का प्रयोग आपको ध्यान से रखना है। फिर आ रहा है कहानी लेखन की सबसे अच्छी प्रक्रिया, किसी अच्छी कहानी को पढ़कर उसका विश्लेषण किया जाए। यानी कि किसी भी कहानी को लिखने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है? अच्छी से अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए, और उसमें 3 चीज़ें, वातावरण, 2 चीज़ें, वातावरण का और उस समय की युगीन प्रवृत्तियों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। वातावरण और कहते हैं ना कि स्थान और एक काल, ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है किसी भी कहानी को लिखते समय। और कथानक और कथानक के पात्रों का भी हमें ध्यान में रखना होगा। और वही चीज़ यहाँ पे है, कथानक का विश्लेषण और पात्रों का विश्लेषण पर 1-1 अंक देना है। 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे। और ये सवाल है ना जो कि मैंने करवा रखा है अभिव्यक्ति और माध्यम के चैप्टर से,
जो कि त्यों करवा रखा है मैंने। प्रत्येक जितने भी सवाल हैं सारे के सारे आंसर हैं वहां पे। कैप्टिव ऑडियंस से आप क्या समझते हैं? अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए उत्तर लिखना है। कैप्टिव ऑडियंस क्या होता है? आप कभी थिएटर में गए, सिनेमा हॉल में मूवी देखने, वो कैप्टिव ऑडियंस है। मतलब एक दूसरे को आप लोग जानते भी नहीं है, फिर भी एक जगह बैठ करके आप पूरी मूवी देख लेते हैं, और अच्छी भी नहीं लगी ना तो भी आपको बीच में जाने का मन नहीं करता है। आप एक दूसरे को नहीं जानते फिर भी आप मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं, वो कहलाता है कैप्टिव ऑडियंस। आपको एक अनुभव बताना है आप लोगों को, ठीक है, वो ध्यान रखना। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के उदाहरण स्वरूप कोई दो शीर्षक लिखिए। आपको पता है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? परंपरागत विषयों से हटकर नए तरह के विषयों पर मौलिक प्रयास और अभ्यास से लिखना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, इस पर ध्यान रखना है। यानी परंपरागत विषयों से हट करके एक नए विषय पर मौलिक रूप से अपने प्रयास और अपने अभ्यास के माध्यम से जिस पर लेख लिखा जाता है उसे अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहा जाता है। देखो क्या है, परंपरागत विषयों से हटकर नए तरह के विषयों पर मौलिक प्रयास और अभ्यास से लिखना ही अप्रत्याशित लेखन होता है। परंपरागत विषयों से हटकर जो लेख लिखा जाता है प्रयास और अभ्यास के द्वारा। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना है। मतलब क्या है, कम समय में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सरल और सहज भाषा में। इनमें से किसी एक प्रकार से उत्तर लिखने पर 1 अंक देंगे और सही उत्तर पर विचार करना है। शीर्षक भी देना है, 5वीं मंजिल से बाहर का एक दृश्य, इस तरह तक, मतलब कोई 2 शीर्षक आपको देने हैं। उस अप्रत्याशित विषयों पर लेखन लिखना है तो 2 चीजें आपको अवश्य देना होगा। उसका शीर्षक क्या है और आपने उसमें एक मुख्य केंद्र में किस शब्द को रखा है वो शब्द के बारे में आपको बताना है। 2 चीजें आपको देना है तो उसका आधा अंक मिलेगा। अब आ गया है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें आ रहा है अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं, दोनों में मध्य अंतर समझाना है। देखो अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, मैं हूं, मैं ही सवाल सोच रहा हूं और मैं ही आंसर दे रहा हूं, मन मन में गुनगुना रहा हूं, तो अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक क्या है, 2 व्यक्ति होते हैं उसमें, एक सामने बैठा होता है, एक ऐसे आमने सामने बैठे होते हैं। जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसे सभी सवालों का आंसर पता होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, वो होता है अंतर्वैयक्तिक। ये ध्यान आपको रखना है। तो आप अंतर बता सकते हैं। अंतर तो क्या होता है, एक स्वयं व्यक्ति होता है और वही गुनगुनाता रहता है, और अंतर्वैयक्ति में 2 होते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है, और देख लेना इसमें, ठीक है। संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, इसमें अलग अलग होता है। समाचार पत्र के बारे में बताना है, जनसंचार माध्यम का कौन सा कार्य है, ठीक है, ये आपका आंसर है इसमें। जनसंचार का माध्यम विचार विमर्श का मंचन का कार्य है, 1 अंक देना है उसमें। और स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त करना, विद्यालयों की बढ़ोतरी, बढ़ती फीस, अभिभावक, मतलब कहने का मतलब यही नहीं देना है। मैंने कहा ना पूरा का पूरा जो एडिशनल पेपर दिया है, पाठकों के अलावा जो चैप्टर प्रश्न भी दिए ना, तो बच्चा बढ़ते हुए कदम किस प्रकार से रखे भविष्य में। आपको लगता है कि हाँ सबसे बड़ी समस्या है मेरे देश में या मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में ये समस्या है, सबसे कोई समस्या उठा करके उसका उदाहरण दे देना। मान लो कोई दुकान है एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें बेचता है, तो आप लिख सकते हैं लोकल चीज़ें बेचता है, आप उसकी भी बारे में समाचार पत्र में जनसंचार के माध्यम द्वारा बता सकते हैं। समाचार पत्र को पाठकों तक पहुंचाने में कौन से चरण होते हैं, उसमें आपका पसंदीदा अंक कौन सा और क्यों, 2 कारण बताना, चरण बताना है, समाचारों को संकलित करना, समाचारों को संपादित करके छपने योग्य बनाना, और पत्र पत्रिकाओं में छपने के बाद पाठकों तक पहुंचाना। प्रत्येक सही बिंदु के लिए आधा अंक दिया जाएगा। फिर पसंदीदा अंक बताना और कारण बताना है आपको। स्वेच्छा से पसंदीदा अंक का नाम लिखना, जैसे लोग कहते हैं आदि, जिस प्रकार अभी एक समाचार में आया था ना, लोग कहते हैं आदि, देखो ऐसे ये रहा, लोग कहते हैं, इस प्रकार से आप कुछ भी किसी के बारे में भी लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट आ रहा है कविता के बहाने कवि ने चिड़िया क्या जाने फूल क्या, आप क्या पता है कविता के बहाने, एक कविता है हमारे पाठ्य पुस्तक में जो एक यात्रा है। कवि फूल को, पहले चिड़िया को देखकर एक कविता लिखने का मन किया, फिर फूलों को देख करके, फिर एक बच्चों को खेलते हुए देख करके कविता लिखने का मन किया, यानी बहाना उसे मिल गया, उसके बारे में आपको बताएं। लेकिन किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि बार बार वो यही कहते हैं कि चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान, फूल क्या जाने कविता की खुशबू, ठीक है। बच्चा 1-2 घर को ही एक कर सकता है, लेकिन मैं तो प्रत्येक शहर के प्रत्येक व्यक्ति को एक कर सकता हूँ, तो ये प्रत्येक चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तुलसीवादी
तुलसीदास को लोकवादी कवि हैं, कवितावली के आधार पर बताना। कवितावली में से क्या लिया गया है? 2 कविता, 1 सवैया लिया गया। बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से मैंने बता रखा है किस प्रकार से व्यक्ति को मतलब क्या क्या समस्याएं आती हैं। लोग कोई भीख मांगकर अपना पेट गुजारा चलाना चाहता है, कोई अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी को बेच देता है। तो वह सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी। और मैंने प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा। बार बार कह रहा हूँ, जितना पढ़ा है क्लास 12 में उतना ही पढ़ना है। आपको 95% से एक भी अंक कम नहीं आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक भी सवाल बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये सभी सवाल मैंने करवा रखा। आप उम्मीद, एक बार विश्वास तो करो, आप जा करके देखो तो सही। कवितावली बाई राजेंद्र सर या ह्यूमैनिटी चैनल पे चले जाओ, प्रत्येक चैप्टर को क्रम वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, वही बात है। यहाँ पे कैमरे में बंद अपाइज याद है, हाँ। और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कोष्टक में किस प्रश्न के बारे में कहा गया है और इसे क्यों नहीं पूछा जाएगा, प्रश्नकर्ता का उद्देश्य समझाकर। क्यों? क्योंकि वो अपंग व्यक्ति से कहते हैं आपको दुख क्या है, आप अपना दुख बताइए। यह बहुत अच्छा मौका है, बता नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन वो उसे रुलाना चाहते थे, उसके साथ साथ दर्शकों को भी रुलाना चाहते थे, दोनों से। अब दर्शक अपंग व्यक्ति की दुख को समझे और उसकी सहानुभूति से वह कार्य करे। इस प्रकार से पूरी चीजें आपको इसमें बतानी होगी। नेक्स्ट, काव्य खंड प्रात उषा कविता के बारे में बताना है, लेकिन यहां आपके द्वारा अपना अनुभव साझा करना है। जैसे सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जो प्रकृति में हर पल परिवर्तन है, आप अपने अनुभव से बताना है कि प्रकृति में कैसा कैसा परिवर्तन होता है। आप मत लिखो अपने मन से। उषा कविता में जो मैंने लिखा है वो का वो उठा करके जो का त्यों लिख देना कि कौन कौन सा प्रकृति में हर पल क्या क्या परिवर्तन होता है सूर्योदय से पहले। बस वो ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप अपना अनुभव लिख रहे हैं वहां पे, इसके बारे में नहीं लिखना, आप अपने अनुभव के बारे में। नेक्स्ट है, एक गीत का रचनाकार स्वयं को थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस करता है, उसे आशावादी बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए? क्यों निर्लक्ष्य जीवन के कारण? जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना। देखो, कभी भी अपने मन में हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार से एक गीत दिया हुआ है, निशा निमंत्रण नामक चैप्टर से लिया गया है ना, आत्म परिचय के बाद में, याद है? पूरे दिन से पथिक चलता हुआ आ रहा है, फिर उसे जैसे अपने प्रियतम की याद आती है तो उसी थके हुए पैरों से फिर वह तेजी से चलने लगता है ना। तो बस वही उदाहरण आपको वहां से उठाना है। क्रांति रूपी बादलों को पूंजीपति वर्ग क्यों भयभीत है? बादल राग पाठ के आधार। क्यों? क्योंकि वह इसलिए भयभीत है क्योंकि उसने शोषितों का खून चूस चूस कर धन इकट्ठा किया है। अब जब जब देश में क्रांति हुई तब तब शोषितों का क्या हुआ है? शोषितों ने लाभ उठाया है और शोषक वर्ग भयभीत हुआ है, क्योंकि उसको पता है अब मैंने जितना धन इकट्ठा किया वो सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस कविता के आधार पर लिखना है, समाज के गरीब लोगों को क्रांति का लाभ मिलने के कारण, अपने साम्राज्य के नष्ट होने का भय के कारण, ये शोषक वर्ग है, ये शोषित वर्ग है। असंतोष तृष्णा, ये आया अपना बाजार दर्शन पाठ से। कब? जब हमें ये चीजें कब होती हैं? जब हमारा मन खाली होता है, बाजार चले जाते हैं हम लोग। जब हमारा मन खाली होता है, बाजार चले जाते हैं हम लोग, तब अनावश्यक चीजें खरीद लाते हैं, तब हमारा मन ये है असंतोष, घृणा, ईर्ष्या में भर जाता है। श्री से एक अवधूत है, दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता। लेखक ने इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट करना, तर्क देना है, तब महात्मा गांधी जी का उदाहरण देना है। शिरीष के फूल की विशेषता से मिलने वाले संकेत पर प्रकाश डालिए। तपती गर्मी में भी शिरीष का फूल खड़ा रहता है, वायुमंडल से रस खींचता रहता है। और फिर उसके साथ में महात्मा गांधी जी को उदाहरण देना है, किस प्रकार से प्रत्येक आंदोलन में वो डटे रहे थे देश को आजाद कराने के लिए। कला विपरीत परिस्थितियों में भी सबल बनाती है, पहलवान के ढोलक पाठ के आधार पर बताना है। देखो, कला विपरीत परिस्थितियों में भी, आपको पता है जब चांद सिंह से कुश्ती लड़ रहा था, कौन? लुटन सिंह पहलवान, तब उसका कोई साथ दे रहा था क्या? नहीं। लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास ढोलक की आवाज, और दूसरा उसकी सास को लोगों द्वारा परेशान किया गया था, उसका बदला लेने का। तो उसके बाद दोनों चीजें उसके पास थी। तो कभी कभी कला होती है ना, अपने अंदर विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सबल बना देती है। ढोलक की आवाज, उसके साथ साथ वह दाव लड़ा और चांद सिंह को वह हरा चुका था।
गदखंड पर भक्तिन पितर सत्तात्म मान्यताओं के बीच अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। पाठ के आधार पर 2 उदाहरण देकर समझाना है। कोई भी 2 उदाहरण दे दीजिए। जिस प्रकार से उनकी 3 लड़कियां हो चुकी थी, सास और उसकी जिठानियाँ उसे मतलब परेशान किया करती थी, उनकी लड़कियों से काम करवाती, रात को फिर उनको खाना भी नहीं देती सही ढंग से, और उनके पुत्रों को दिन भर वो बस ऐसे ही घूमते रहते थे तितरबाज की तरह। फिर उसकी बेटी के दामाद की मृत्यु हो जाती है, उसके पति की, बेटी के पति की मृत्यु यानी उसके दामाद की मृत्यु हो जाती है। ऐसी पितर सतात्म लड़के लड़की वो महादेव वर्मा के पास आ जाती है। जी काले मेघा पानी दे, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्यों होना चाहिए? जीजी ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को उचित क्यों माना? क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक किसान को, उदाहरण देना है आपको, कि किसी भी किसान को 30 से 40 मन गेहूं प्राप्त करना है एक खेत में, तो उसे 5 से 6 किलो गेहूं, अच्छा गेहूं उसे खेत में डालना पड़ता है। ऐसा ही हम लोग यदि इस मेंढक मंडली पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इंद्र भगवान हमें 100 गुना या 50-500 गुना, 1000 गुना पानी जल के रूप में, वर्षा के रूप में वो देगा। तो वही उदाहरण आपको यहाँ समझाना है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता और समता से आप लेखक का क्या तात्पर्य है? तो आपको बता देना है ये सब। इसमें थोड़ा सा ये देख लेना। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, समता, स्थिति और अवसर की समानता। मतलब कहने का मतलब है सभी स्वतंत्र रूप से होना, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है और सभी को समान रूप से मतलब रहने का अधिकार, कमाने का अधिकार, और कहते हैं ना कि जो जितना काम करा उसको उतना ही पैसा प्राप्त हो, वो सब अधिकार उसे है। तो आप पाठ के आधार पर बताना मेरी कल्पना का आदर्श। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रचित है ये। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी। यह कहाँ से लिया गया है? किसने कहा? चड्डा ने। किसे कहा? वाईडी पंत से। किस उद्देश्य से कहा? उसे चिढ़ाने के लिए, व्यंग रूप में, यानी उस पार्टी के चक्कर में। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। पाठशाला जाने के लिए रोते धोते शब्दों का प्रयोग किया गया है। झूठ कहानी क्या? आपको सीधा सीधा बताना है किस प्रकार से आनंदा स्कूल जाता है, किस प्रकार से वो दत्ता जी के पास जाते हैं, उसकी माँ और बच्चा। इस प्रकार से पूरा आंसर आपको देना है। वहाँ मैंने लिखा हुआ है पूरे चैप्टर में, आप एक बार देख लीजिएगा। विद्वानों का मानना है कि जहाँ ज्वार बाजरा रागी की उपज भी होती है, अतीत में दबे पाँव के आधार पर देखना है। आप लोग देख लीजिएगा, सभी सवालों का आंसर मैंने लगभग करवा रखा है, एक बार देख लीजिएगा उसमें। तो ये था हमारा एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर। आपको पता चल गया टोटल कितने सवाल थे? 14, जिसमें से 6 वस्तुनिष्ठ MCQs। इन 6 में क्या होंगे? 40 सवाल होंगे, 40 नंबर के होंगे। और दूसरे वस्तु उसमें जो वर्णात्मक था वो उसमें 8 सवाल होंगे, और प्रत्येक में लगभग विकल्प भी है, किसी में विकल्प नहीं है, तो उनका आंसर आपको अच्छे से देना है। अब आप क्लास 12th की और CVT की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कूपन कोड की सहायता से आप लोग, जो नया बैच चला है हमारा श्रेष्ठा 2.0, तो उसका आप लोग प्रयोग, इसे पेड बैच को आप परचेज करते हैं तो इस कूपन कोड की सहायता से तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब की बार हमें जो हमारी मुहिम है कि क्लास 12th में 95% से अधिक अंक प्राप्त करना और CVT में 100% मार्क्स प्राप्त करना, तो आप लोगों को पेड बैच से जुड़ना होगा और यूट्यूब पर जब जब लाइव क्लास होती है तब आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एडिशनल पेपर जो है हमारा समझ में आ गया होगा कि कैसा पेपर आएगा हमारे एग्जाम में और कैसे हमें आंसर देना होगा प्रत्येक सवाल का। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में गए होंगे। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है, कितने पानी में हो और कितने पानी से बाहर हो। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। अभी भी समय है आपके पास, अभी समय गया नहीं है, अभी भी समय आपके पास है, अभी भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, दोनों की, क्लास 12th की भी और CVT की भी, जिसके लिए आप लोगों को श्रेष्ठा 2.0 या किसी भी बैच में या महापैक में ज्वाइन होना है, जहां आप लोगों को क्लास 12th की भी तैयारी अच्छे से करवा देंगे और CVT की भी तैयारी अच्छे से करवा देंगे। तो अभी के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।